Okay, so hello everyone, I'm Gavish and I welcome you all to my YouTube channel. So I wanted to present my project files, class 12 project files to you. So the idea behind this is कि basically you will get an idea, you will get help कि content क्या लिखना है और कैसे present करना है, presentation कैसे होनी चाहिए और at the end I will also discuss the questions which were asked to me during the Viva. So let us begin with the first economics file. Okay, so let us begin. सबसे पहले फाइल की बात कर लेते हैं। फाइल मैंने स्टेशनरी से A3 साइज की ली थी। इट वाज अ बेसिक बाइंडर फाइल। उसके ऊपर मैंने हैंडमेड शीट चढ़ाई थी, ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, जिसपे टेक्सचर है एक अच्छा सा। तो ये एक हैंडमेड शीट है जो मैंने चढ़ाई थी। उसके बाद मैंने कुछ फोम शीट्स भी ले ली थी कलरफुल। तो आई यूज्ड ऑरेंज, सिल्वर एंड ग्रीन कलर्स। उसके ऊपर मैंने इंडिया का मैप यूज करके उसका आउटलाइन किया, फिर काट लिया। तो दिस गेव अ वेरी गुड लुक to my file. So the topic of my file was the 10th chapter of the Indian Economic Development book, Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. Let's get started. फर्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस स्कूल का नाम लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, सेशन इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, टॉपिक लिखा, सबमिट किसको किया और किसने किया है। उसके बाद सर्टिफिकेट लगाया। यू मस्ट बी नोइंग व्हाट अ सर्टिफिकेट इज। आप इसको कॉपी कर सकते हो इफ यू वांट, और वरना आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा। I won't be staying on a particular page for long enough, so you can pause and read the context if you want to. Acknowledgement. Let us begin with the introduction. You must be wondering ये triangle type का क्या है, इस पे जिसपे heading लिखी है। तो actually मैंने बस कुछ नहीं किया था, छोटी छोटी origami sheets को fold करके हर टॉपिक से पहले हेडिंग लिखने के लिए लगा देता, जिससे कि मेरी फाइल थोड़ी सी थिक हो जाए। तो एक स्ट्रैटेजी कंसिडर कर सकते हो उसको if you want to. मेरा कंटेंट बेसिकली मैंने पूरा एनसीईआरटी जो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, उससे लिया था, और संदीप गर्ग वाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से लिया था। तो आई वेरी सिंपली बिगैन विद दिस कोट ऑफ बाय जॉन एफ कैनेडी। उसके बाद आई वेंट ऑन टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो मैंने डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज डिस्कस करी। तो इफ यू हैव रेड द चैप्टर, उन्होंने स्टार्टिंग में संदीप गर्ग ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या सिमिलैरिटीज थी तीनों कंट्रीज के बीच में। तो मैंने उसको एक पेज के अंदर समराइज किया है विद अ कोट बाय जवाहरलाल नेहरू एज वेल। तो मूविंग ऑन टू द डेवलपमेंट पाथ। ओके, सो डेवलपमेंट पाथ कुछ नहीं है, मैंने बस चाइना का पहले स्टार्ट किया डिस्कस करना। उसके अंदर ये सब मेरे हेडिंग्स थी: हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज, रिफॉर्म्स, उसका इनिशियल फेज, लेटर फेज, डुअल प्राइसिंग एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देन आई केम ऑन टू इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी किस तरह की थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस किया, कम्यून्स, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्यून्स एंड द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। देन मैंने पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी, उसकी पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। सिमिलरली इफ यू आस्क मी अबाउट द पेजेस, मेरे को सिंपल वाइट शीट्स पे भी काम नहीं करना था, तो आई वेंट फॉर रूल्ड एंड बॉर्डर्ड पेजेस। कलर्ड पेजेस मुझे इतने भी डार्कली कलर्ड नहीं चाहिए थे कि कलर ही कलर देखे मेरा कंटेंट विजिबल ना हो। और लिखने के लिए आई यूज्ड ब्रॉडर एंड थिनर मार्कर्स, अलॉन्ग विद जो मेन मैटर लिखा है मैंने वो ग्लिटर पेन से लिखा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में लिखा है, फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज, ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देन मेरी नेक्स्ट हेडिंग है कंपैरेटिव स्टडी। इसमें बेसिकली मैंने सारे स्टेटिस्टिक्स और टेबल्स वगैरह प्रेजेंट की थी। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ग्रोथ इंडिकेटर्स, तीन तरह के इंडिकेटर्स थे ना, डेमोग्राफिक, ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इफ यू आर वंडरिंग कि मैप मैंने कहाँ से लिया, तो ये एनसीईआरटी की बुक में ही था मैप अवेलेबल। तो कुछ नहीं किया था, एनसीईआरटी की पीडीएफ तो आपको गूगल पे मिल ही जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके बस मैंने प्रिंट निकाल दिया। फिर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हर कंट्री की, प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये कुछ टेबल्स हैं। Okay, I think we have begun with the human development indicators. Human development indicators कुछ नहीं है, if you have read the chapter, you would know. It consists of like life expectancy at birth, mean years of schooling, and infant mortality rate and things like that.
नाउ वी आर डाउन टू द कंक्लूजन। बेसिकली ये भी मैंने बुक से ही लिया है, इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना का, अलग अलग कंक्लूजन हर कंट्री के। ऑल्सो लास्टली हमें हमारी टीचर ने बहुत स्पेसिफिकली, बल्कि हर सब्जेक्ट की टीचर ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि एक पेज इंक्लूड करना इज वेरी मच नेसेसरी, एंड उस पे होना चाहिए व्हाट डिड यू लर्न whilst preparing this file and why did you choose the topic. So I have summarized my learning experience which you can read, you can pause and read it. और by this topic, ये क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये दोनों बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि आपने क्यों ये टॉपिक लिया और आपने क्या सीखा, तो दे सॉ बेनिफिट कि हमें पता रहे इसका आंसर बिफोर हैंड, हमें सोचना ना पड़े एग्जामिनर के सामने खड़े खड़े इस बारे में। टॉपिक मैंने ये इसलिए चूज किया था क्योंकि ये स्लाइटली लेस इकोनॉमिक सेंट्रिक टॉपिक था, इट वाज मोर इंक्लाइंड टू द सोशल साइंस एस्पेक्ट, और सिंस आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट I think it was quite magnificent for me to learn about different countries and their development indicators. I think that is it. तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाय बाय मुझसे जो पूछे गए थे। ओके, सो if you don't know, the viva for economics was for 8 marks. I don't know अगर अभी इस साल कुछ चेंज हुआ है, लेकिन मेरे टाइम पे तो 8 मार्क्स का viva था। तो मेरे से एग्जामिनर ने एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, सारे तो शायद मुझे याद भी नहीं होंगे, बट I'll tell you those which I can seem to remember. ओके, तो सबसे पहले आई थिंक मेरे से डुअल प्राइसिंग के बारे में पूछा गया था। वो प्रोजेक्ट में लिखा था मैंने ऑलरेडी, तो मैंने आराम से बता दिया था। और मेरे को एक पर्टिकुलर टेबल के बारे में काफी डिटेल में पूछा गया था बाय द एग्जामिनर। वो जो टेबल है ना, ग्रोथ ऑफ जीडीपी टेबल, जिसमें मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की एक आई थिंक 1980s टू 1990 की वो, आई थिंक आई प्रेजेंट दैट टेबल। हाँ, मेरे से एग्जामिनर ने ये टेबल एक्सप्लेन करने के लिए बोला था पूरी तरह से। ज्यादा डिफिकल्ट हुआ नहीं क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आई जाता है 5 मार्क्स के लिए आई थिंक। तो मैंने ऑलरेडी बिफोर हैंड मुझको उसका आंसर पता ही था। बेसिकली कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह होगा कि अगर आपको दिख रहा है कि इंडिया का शुरू में 1990 से पहले 5.7 है सिर्फ, तो उसका रीजन यही है कि क्योंकि 91 वाले रिफॉर्म्स तब तक इंडिया में लागू नहीं हुए थे, और रिफॉर्म्स के बाद ऑब्वियसली इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रॉस्पर कर गई। चाइना के बारे में हमें बताना था कि डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा था चाइना, जो कि एक्चुअली कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो वो एक मैग्निफिसेंट फैक्टर था। उसके बाद 2015 टू 17 में ये ग्रोथ डिक्लाइन हो गई, क्योंकि आई थिंक द एक्सप्लेनेशन आई गेव वाज कि वन चाइल्ड पॉलिसी की कॉस्ट कुछ बहुत सारे रेपरकशंस भी थे, जो कि हर कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है। एक्चुअली इसका एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ा था पॉपुलेशन के ऊपर, इससे इसको डिसकंटिन्यू भी करना पड़ा। और पाकिस्तान का जहाँ तक की बात है, 1990 से पहले ये नोटिस करने वाली बात यह है कि इसकी इंडिया से भी ज्यादा ग्रोथ है। और वहीं 2015 टू 17 के फेज में ये ग्रोथ डिक्लाइन कर गई है, क्योंकि द रिफॉर्म्स ऑफ 1980s फेल्ड इन पाकिस्तान। इसका रीजन सिंपली ये हो गया। Some of the other questions were, the examiner asked me to explain any 5 of the human development indicators. I don't know मैंने कौन से 5 करे थे, पर कर दिए थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं आंसर किया था, जो मुझसे गलत आंसर हो गया था, वो था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये बुक में कहीं मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड मेंशन किया है अपने फाइल में, तो एग्जामिनर कैन आस्क मी दैट। इसका आंसर मैंने वर्गीस कुरियन दे दिया था, हु इज एक्चुअली द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, लेकिन एग्जामिनर करेक्टेड मी वेरी पोलाइटली, क्योंकि मेरा ओवरऑल इंप्रेशन अच्छा पड़ ही चुका था उसके ऊपर, एंड शी टोल्ड मी इट वाज एम एस स्वामीनाथन। ऑल्सो हर कोई बच्चा जो था मतलब हमारे बैच में, वो यही बोल रहा था, मतलब जो मुझसे पहले गया था, कि एग्जामिनर काफी स्ट्रिक्ट है और सबको अच्छे से नंबर नहीं दे रही है। लेकिन आई डिड नॉट लेट ऑल दैट अफेक्ट मी, और इट एक्चुअली वर्कड आउट फॉर मी, क्योंकि एग्जामिनर का मेरे को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा, और मैंने उन जो बातें मैं दूसरों से सुन रहा था, नेगेटिव थॉट्स, मैंने उनको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं करने दिया। क्योंकि अगर आप पहले नेगेटिव हो जा रहे हो, मेन बैटल से पहले अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आधा बैटल तो आप वहीं हार रहे हो। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है या स्टफ लाइक दैट, जस्ट गिव अ डेफ ईयर टू ऑल दैट।
एक और बात जिससे कि मेरे को मतलब कंफर्म हो गया था कि मेरे को 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, वाज दैट टुवर्ड्स द एंड जब एग्जामिनर ने मेरी फाइल क्लोज करी तो लास्ट पेज पे उसने एक्सीलेंट लिखा था, जो कि शायद उसने किसी भी बच्चे की फाइल पे नहीं लिखा था। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा इंप्रेशन मतलब बहुत अच्छा ही पड़ा है और मेरे को 20 मार्क्स से मिल जाएंगे, जो कि मिले। Concentrate on preparing well and giving it your all. Thank you.